हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर यानी कि वो डिटर्मिनेंट की भी यूज होगा इसमें। और हम लोग जो है 3 वेरिएबल और 2 वेरिएबल हम लिखे हैं। 3 वेरिएबल इस पर, बट 2 वेरिएबल के लिए भी ये काम करेगा, 4 वेरिएबल के लिए भी काम करेगा। बट आपको करना क्या है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 वेरिएबल का सॉल्यूशन देखना है, इक्वेशन का सॉल्यूशन देखना है यूजिंग बाय मैट्रिक्स मेथड। ये आपके पेपर में लिखेगा कि 3 वेरिएबल का इक्वेशन दे देगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में, और बोल देगा कि सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। तो कैसे सॉल्व करते हैं सीखते हैं इसको हम लोग। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि ये हमारे पास वी कंसीडर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये 3 वेरिएबल का हमारा लीनियर इक्वेशन है जिस पर हम लोग कंसीडर करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा a1x + b1y + c1z बराबर d1, सेकेंड a2x + b2y + c2z बराबर d2, थर्ड a3x + b3y + c3z बराबर d3। वी कैन राइट हालांकि इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, बट कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि सर वो कैसे आया। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए ये हम लोग वी कैन राइट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो एक्स वाई जेड, यानी ध्यान दीजिएगा कोफिशिएंट यानी गुणांक, ये कहेंगे गुणांक ऑफ एक्स वाई जेड। जो एक्स वाई जेड का गुणांक है उससे हम मैट्रिक्स तैयार करेंगे ए। उससे क्या करेंगे? मैट्रिक्स तैयार करेंगे ए इंटू जो हमारी वेरिएबल है। वेरिएबल यहाँ पर कौन है? हमारा एक्स वाई जेड, जो अननोन वैल्यू है जिसके बारे में हमें पता करना है, उसको कैपिटल एक्स। और जो राइट साइड में हमारा कुछ भी हो, 0 हो, माइनस हो, प्लस हो, किसी भी तरह की नंबर हो, वो राइट साइड वाले जो तैयार करेंगे उससे मैट्रिक्स, उसको बी नाम दे दिया है। ये हम लोग राइट करते हैं। अब इस सिस्टम को बहुत सारे स्टूडेंट वो कमेंट में कर दिए थे। ये बात हम पीछे लेक्चर में बता चुके थे, बट कुछ लड़के स्टूडेंट कमेंट किए कि सर ये कैसे है। मैं उनको बताता हूँ। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल से, 2x + 3y बराबर 4 है, x + 2y बराबर मान लीजिए -1 है। सपोज दैट ये आपके पास इक्वेशन है। हम क्या बताएं यहाँ पर कि जो मैट्रिक्स ए नोट करेंगे वो एक्स वाई के कोफिशिएंट को 2 3 1 2, और एक्स मैट्रिक्स जो नोट करेंगे वो किसको करेंगे? एक्स वाई को। और बी किसको नोट करेंगे? राइट साइड में जो आपके पास है उसे नोट करेंगे। ठीक, ये बात अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि जो हम लोग की वेरिएबल है, जो चर राशि है, चर राशि के जो गुणांक हैं, यानी जितना को उसमें गुणा लगा रहेगा, उनसे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। जो फर्स्ट मैट्रिक्स यानी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट रो, सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड रो। ठीक है, 1 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे, तो 1 2, यहाँ पे 2 3। अब ये हुआ, हम ये सिस्टम लिख रहे हैं कि a × x बराबर b। चलिए वेरीफाई करते हैं इसको। a मीन्स आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 3 1 2। x मीन्स क्या लिखेंगे? एक्स वाई जो लेट करके चले हैं। और b मीन्स क्या है आपका? 4 - 1। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करना जानते हैं कि रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। करके देखिए, 2 का x से 2x आएगा, प्लस 3y आएगा। नेक्स्ट 1 का x से x हो जाएगा, 2 का y से 2y हो जाएगा, इक्वल टू 4 - 1। देखिए तो अब कंपेयर लगाइए, तो ये किसके इक्वल होगा? 4 के। ये किसके इक्वल होगा? -1 के। यही आपका इक्वेशन है। तो आप वेरीफाई कर लिए कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस सिस्टम को, जो हमारी सिस्टम लिखी हुई है, उसको हम लिख सकते हैं वी कैन राइट a × x = b।
ऐसा हम राइट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो हम लोग लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, कैपिटल ए, ध्यान से समझिएगा, वेयर कैपिटल ए जो हमारा है वो कौन है, तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स बनेगा, यानी A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। मैट्रिक्स एक्स जो बनेगा वो एक्स वाई जेड, एंड आपके पास जो मैट्रिक्स बी बनेगा वो होगा राइट साइड में D1 D2 D3। ठीक है, इस तरीके से आप लिखना सीख जाइए। जैसे मान लेते हैं हम आपको एक एग्जांपल पहले बता रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखिए, x + 2y = 5 है, ये y - 3z = -2 है, x + y + 4z = 11 है। ये आपके पास इक्वेशन है और मुझे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स ए लिखेंगे। मैट्रिक्स से किसको लिखिएगा, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लिखिएगा। अब बताइए यहाँ पर कि इक्वेशन 1 में एक्स में कितने का गुणा है, कुछ नहीं तो 1 कह सकते हैं, 1 है सर। वाई में कुछ नहीं तो वो वाई में तो दिख रहा है, वाई में 2 है। और यहाँ पर देखिए ये पूरे क्वेश्चन में देखिए जेड भी दिख रहा है, तो इसका मतलब जेड यहाँ भी होगा। तो जो नहीं है तो वो समझ सकते हैं कि +0 × जेड रहा होगा यहाँ पर, तो ये कहेंगे 0 हो गया जेड वाले का, यानी ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, ये किसका है, वाई का, ये किसका है, जेड का। ये क्लियर रखें। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड में। सेकंड हमारा एक्स का कोफिशिएंट देखिए, एक्स यहाँ नहीं दिख रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है वो समझ लीजिए उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, यानी एक्स का गुणांक 0 है। वाई का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, यानी वाई दिख रहा है बट उसमें किसी चीज़ का गुणा नहीं दिख रहा है तो 1 है। और जेड में कितने का है, -3 का। नेक्स्ट बात करेंगे, एक्स में कुछ नहीं 1 का, वाई में 1 का, जेड में 4 का। इस तरह से आप मैट्रिक्स ए नोट करेंगे। मैट्रिक्स एक्स जो नोट करेंगे वो क्या है, आपका 3 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल रहेगा तो एक्स वाई, 3 चरासी है एक्स वाई जेड। मैट्रिक्स बी नोट करेंगे, बी कितना रहेगा, 5 - 2 11। ठीक है, आप अच्छे तरह से इसको समझ गए होंगे कि हम लोग पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे कैसे। अब देखिए यहाँ के बाद हम लोग बात करते हैं ये कि मैट्रिक्स फॉर्म में जैसे ही आप लिख लिए तो देखिए इसके कि A = X ये फॉर्म आपका सिस्टम है। मेन चीज़ ये है यहाँ पर, ठीक है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके लिए कि आपको इसमें हमारा टारगेट क्या है। टारगेट है हमारा यहाँ पर टारगेट है फाइंड एक्स के बारे में बात करना कि एक्स की वैल्यू निकलेगा कैसे। तो देखिए हम पीछे लेक्चर में ये लिख दिए थे कि x = A 1 × B, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये मुझसे कमेंट कर दिए कि सर ये कहाँ से आया। तो थोड़ा सा अपनी भी दिमाग लगाइए। अब आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है, ये एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट चैप्टर के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये डिटर्मिनेंट की ही यूज है इसके अंदर। तो अब डिटर्मिनेंट तो आप देखिए, पहले अभी डिटर्मिनेंट पे नहीं जाते हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा कि A × X = B। आप इनको प्रूफ कर सकते हैं इजीली तरीके से कि मैट्रिक्स A का X से मल्टीपल करिए और वो इक्वल लाइए तो इसके, तो ये समीकरण बन जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर A 1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई A 1 से आप मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। तब देखिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर A 1 से करेंगे, A 1 × A × X = A 1 × B।
अच्छा, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन करने का जो सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो ध्यान में रखिएगा, एक प्री होता है, एक पोस्ट होता है। प्री का मतलब शुरू में आप यदि लेफ़्ट साइड में शुरू में जिस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, राइट साइड में भी शुरू में ही रखिएगा। ये नहीं कि कोई स्टूडेंट क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ए बी है, ए इक्वल टू बी है, सपोज दैट आप इसमें दोनों में ए इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन करें, तो ये लड़का क्या करेगा, ए इन्वर्स इंटू ए बराबर बी इंटू ए इन्वर्स। ऐसा करना रॉन्ग है। ये भले ही कहीं कहीं वैल्यू को सेटिस्फाइड कर जाए, वो बात अलग है, बट ऐसा लिखना रॉन्ग है, क्योंकि आपने यहाँ पे ए इन्वर्स का शुरू में किया है, तो यहाँ भी शुरू में ही करना है। तो ये दिमाग में बैठा के चलना है। अब देखिए, ये ए इन्वर्स इंटू ए की बात है, हम पीछे सिखा चुके हैं सब कुछ। ए इन्वर्स इंटू ए क्या होता है, हमेशा आइडेंटिटी होता है। आपको नहीं याद होता है तो हम याद करने का ट्रिक बताते हैं। 2 के पावर -1 इंटू 2 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ भी ए के पावर -1 इंटू ए बराबर क्या होगा, 1। 1 मीन्स आइडेंटिटी यहाँ पर होगी, ये चीज़ समझिए। तो ये देखें यहाँ पर कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा आइडेंटिटी इंटू एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, ये तो एज इट ही रहेगा। अब देखिए, आइडेंटिटी इंटू एक्स है, यानी एक्स मैट्रिक्स में आप कोई भी आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आई के साथ, जैसे आप जनरली समझते हैं नंबर सिस्टम से याद करिए, 1 इंटू 2 क्या होता है, 2 होता है। 1 इंटू 5 क्या होता है, 5 होता है। तो सेम आप आई इंटू ए करिएगा, ए आएगा। आई इंटू बी करिएगा, बी होगा। आई इंटू एक्स करिएगा, एक्स होगा। तो यहाँ क्या नोट होगा हमारा, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि हमारा x बराबर ए इन्वर्स इंटू बी कहाँ से आता है, ठीक है। और हम पीछे लेक्चर में क्या किए थे कि a इंटू एक्स बराबर बी, तो डायरेक्ट यहीं पर लिख दिए थे, यहीं पर लिख लिए थे कि x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, अब ये लिख लिए थे हम। अब बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में हो गए थे, सर ये इतना लिखे तो आपका ये आया कैसे, ठीक है। और एक चीज़ कुछ स्टूडेंट के देखिए दिमाग में ऐसे भी चल रहा था कि हम a इंटू एक्स बराबर बी लिखे, तो x बराबर उनके दिमाग में आया कि b के बटा में a आ गया, है ना। जैसे a यहाँ गुणा में इधर आ गया, भागा में हो गया, डिवाइड में हो गया, और इसी बात को वो समझे कि इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, और ऊपर ले जाएंगे तो a के पावर ये। ऐसा समझना गलत है, ये हम नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। ध्यान में रखिएगा, दो मैट्रिक्स का आपस में एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, बट डिवीजन नहीं होता है। कभी आप 2 मैट्रिक्स को डिवाइड फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत है। आप ये नहीं समझेंगे कि हम घातांक करने वाली रूल्स लगा लें अपना एक्सपोनेंट का, ऐसा नहीं लगेगा इसके अंदर। ये एक्सपोनेंट वहाँ पे नंबर सिस्टम पे काम करती है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पे वो नंबर सिस्टम काम नहीं करेगा। तो हम लोग एक एज ए प्रोसेस वर्क करेंगे कि मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड। तो ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया, ठीक है, ये ओके हो गया। अब तो यहाँ तक सबका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग इसी का हेल्प ले करके, यानी इस टाइप का हमारा इक्वेशन रहेगा, और इसी का हेल्प ले करके हम लोग निकालेंगे अपनी x की वैल्यू। और x की वैल्यू भी कब निकलेगा, जब ये ध्यान में रखिएगा कि डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल 0 हो। पहला केस, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 हो। अब इसमें क्या था कि जो 9th क्लास में पढ़ते थे 2 वेरिएबल का इक्वेशन, वहाँ पे बोलते थे कि उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। यहाँ भी वो केसेज आती है, बट वो थोड़ा सा टर्म ग्रेजुएशन लेवल का चला जाता है। लेकिन कोई लड़का यदि एनडीए का एग्ज़ाम दे रहा होता है, चाहे आईआईटी का एग्ज़ाम दे रहा होता है, इस पर क्वेश्चन बहुत बार बना रहता है उसका। तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि जब वो बोलता है ऐसे 3x 4y प्लस kz बराबर 5, ये हमारे पास 6x प्लस 2y माइनस ये प्लस z इक्वल टू 11, ये नेक्स्ट x माइनस वाई प्लस 5z इक्वल टू मान लीजिए आपके पास 7, इस तरह का दे दिया। और बोल दिया कि हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। या बोल दिया कि नो सॉल्यूशन है। क्या बोल दिया, नो सॉल्यूशन है। तो आप किसका मान निकालो, के का मान निकालो। यहाँ पर के लिख देगा, कभी लैम्डा लिख देगा, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है आपको।
तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि आप तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन का कोई केस ही नहीं जानते। तो मैं कहूँगा कि ये केसेस तभी पॉसिबल होती है जब हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये केसेस कब पॉसिबल होती है? जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ऐसी क्वेश्चन आपके आईआईटी के पेपर में दिखता है और एनडीए के एग्ज़ाम में दिखता है। ठीक है, ये 2 एग्ज़ाम्स में हमें ये इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, क्या केसेज होगी। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि जब इस तरह की कोई भी चीज़ें दिख जाए, हालांकि बोर्ड में नहीं दिखेगा बट आपको कॉम्पिटिटिव में दिख जाए, तो आप डिटर्मिनेंट पहले आप मैट्रिक्स जो तैयार करेंगे एक्स वाई जेड का गुणांक वही होगा 3 4 के ऐसे लिखेंगे। 6 2 1 है, 1 -1 5 = 0। अब इसका तो इसके थ्रू तो आप के का मान आसानी से निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा कर चुके हैं, यानी ऑब्जेक्टिव भी आपको जो असाइनमेंट प्रोवाइड किया गया है उसमें आप किए हुए हैं। तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन के केस में ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं हम लोग मेन टर्म पे। हम लोगों का आज मोटो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरह से डिस्कस करना और उन्हें दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लेना। यह चीज़ बहुत हल्का है, आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं इसको। देखिए कि हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा, हम उसको a × x = b, वेयर a क्या है हमारा एक्स वाई जेड से बने हुए कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स है, x क्या है वेरिएबल है कॉलम फॉर्म में, और ये राइट साइड में जो लिखा होगा वो मैट्रिक्स हमारा b है। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं कि जब ये है तो x = a 1 × b कैसे आया, यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है। अब एग्जाम्पल से बात करेंगे हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए जैसे हम आपको एक्सरसाइज ही ले लेते हैं, हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.6 2 वेरिएबल से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 2 वेरिएबल से क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। अब ये सॉल्व हम कर देंगे तो आप 7 8 9 ये भी कर लेंगे। अब उसके पहले का जो क्वेश्चन है वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब हम बता चुके हैं कि जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू ≠ 0 आ जाए तो आप कंसिस्टेंट बोलिए, और डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाए तो आप बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ है। आप पीछे वाला लेक्चर में प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अब बात करते हैं इसमें कि देखिए हमारे पास गिवन दैट 5x + 2y = 3, नेक्स्ट 3x + 2y = 5। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं, समझते हैं इसको कि ये हम लोगों के पास समीकरण है। लेट मैट्रिक्स A = आप A मैट्रिक्स क्या लेट करेंगे तो एक्स वाई का गुणांक, तो देखिए एक्स वाई है 5 2, ऊपर देखिए 5 2 सब, यानी इक्वेशन नंबर 1 मीन्स फर्स्ट रो, इक्वेशन नंबर 2 मीन्स सेकेंड रो। ये रहेगा x हमारा क्या है वेरिएबल एक्स वाई, और मैट्रिक्स B कौन है तो B है हमारा राइट साइड वाला 3 5, यह B लिए हैं इसको हम लोग कॉलम में। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पहले आप फार्मूला दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमारे पास फार्मूला क्या है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, हालांकि फार्मूला होगा मैट्रिक्स x = A 1 × B। अब देखिए A 1 निकालने के लिए आपको ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है 1 डिटर्मिनेंट A × एडजॉइंट मैट्रिक्स A। देखिए तो ये हमारे पास है कि एडजॉइंट की ज़रूरत है, डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे। ये कहेंगे
डिटर्मिनेंट ए निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट ए निकालने से ये पता चलेगा कि हमारा जो है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट का मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो देखिए डिटर्मिनेंट हमारे पास है ये 5 2 3 2 निकाल लीजिए इसका। 5 × 2 कीजिए 10 -6 ये आ जाएगा 4। ठीक है, इसका ऐसे क्रिया गुणा करते हैं 5 × 2 10 और ये आपको डिटर्मिनेंट में ये सब चीज़ें बता दिया गया है। विच इज़ नॉट इक्वल 0, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्सिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन होगा तो हम लोग बात करेंगे कि सॉल्यूशन के लिए हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, देखिए तो 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में निकालिए बाय ट्रिक निकालिए। अब ये नहीं कि आप रो कॉलम वाली या माइनर निकालिए, को फैक्टर निकालिए, वो 3x3 ऑर्डर में निकाला जाएगा क्योंकि आपके पास वहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है। बट यहाँ पे ट्रिक है, आप ट्रिक से कर दीजिए। क्या कर दीजिए, जो डायगोनल एलिमेंट है देखिए ये वाला, ये इनका एलिमेंट्स आपस में ऊपर नीचे चेंज कीजिए, यानी 2 5 ये कर दीजिए। और बाकी जो यहाँ पर है ना ये इनका साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, देयरफॉर ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। अब यहाँ से बात करते हैं 1 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मान क्या है, 4 है, इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स देखिए 2 -2 -3 5 ये रहा हमारा ए इनवर्स। अब हमें बात क्या करना है, हमारी फार्मूला क्या है, तो फार्मूला देखिए यहाँ पर ये है x = ए इनवर्स इंटू बी है। x = ए इनवर्स इंटू बी है। अब समझते हैं इसको हम लोग कि x का मान निकालना है। सिंस x = ए इनवर्स इंटू बी, देयरफॉर x = अब देखिए ए इनवर्स हमारे पास आया कितना है, 1/4 2 -2 -3 5 और मैट्रिक्स बी कौन है, राइट साइड में जो दिख रहा था इक्वेशन में 3 5। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करने आता है 2 मैट्रिक्स का कि रो का कॉलम से कर देंगे। एक्स की जगह पे आप एक्स भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई, ये वेरिएबल आपका एक्स माना हुआ है उधर। 1/4 देखिए 2 का 3 से करेंगे 6, -2 का 5 से करेंगे -10, माइनस ये -9 और ये आया +25। अब यहाँ से बात करते हैं ये 1/4 और ये -4 ये 16, 4 से डिवाइड लगा दीजिए तो एक्स वाई 4 से डिवाइड लगा कर बताइए कितना हुआ, तो सभी में 4 से डिवाइड करना है, -1 4। इस तरह से x बराबर आप लिख देंगे कंपेयर करके -1 एंड y बराबर लिख देंगे 4। ये आपका आंसर रहा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, कुछ स्टूडेंट सोचेगा कि सर हम तो 9th-10th क्लास में बहुत इजीली मेथड से सीखे थे, हम वैसे ही कर देंगे तो आसान रहेगा। मैं बोलूँगा कि आप 9th-10th क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, आप 12th में हैं और 12th क्लास में आपके पेपर में लिखा जाएगा कि सोल्व, इस टाइप के इक्वेशन को लिखा गया सोल्व यूजिंग बाय मैट्रिक्स मेथड। तो आपको मैट्रिक्स मेथड का ही यूज करके सोल्व करना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें रहा है आपका 2 वेरिएबल में। अब समझते हैं हम लोग 3 वेरिएबल में। 3 वेरिएबल के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं कि ये हमारे पास गिवन दैट देखिए 2x + y + z = 1। नेक्स्ट है x - 2y - z = 3/2। नेक्स्ट है 3y 5z = 9, ये लिखा हुआ है। अब देखिए ऐसे टाइप का दिख जाए तो मैं तो बोलूँगा कि पहले आप इनको हटाइए,
पहले आप इनको सिंपल कर दीजिए। 2 से यहाँ डिवाइड है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो 2x 4y 2z इक्वल टू 3। उसको सेकेंड ना मानकर सेकेंड इसको ले लो। एंड अब थर्ड के लिए देखते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, 3y माइनस 5z इक्वल टू 9, ये हमें दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि लेट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स लेते हैं। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लेना है। तो एक्स वाई जेड का देखिए, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर फर्स्ट में 1 है, यहाँ पे वाई का 1 है और जेड का 1 है, ये रहा। यहाँ पर है हमारा 1 -2 -1। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट, देखिए यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो आप अपने से समझेंगे कि 0 × x होगा, तो ये 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3 -5, समझ में आया। ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स ए बराबर। अब बात करते हैं हम लोग x बराबर ये देखिए, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक। और मैट्रिक्स बी के बारे में, बी हमारे पास राइट साइड में देखिए क्या है, 1 है, 3 है, 9 है, 1 3 9, ये मैट्रिक्स हो गया। अब हमको ज़रूरत क्या क्या है, तो मेरा फार्मूला है x बराबर a इन्वर्स इंटू बी। तो a इन्वर्स की ज़रूरत है। a इन्वर्स के लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट निकाल देना चाहिए, कि डिटर्मिनेंट कर दीजिए यहीं पर, देखिए डिटर्मिनेंट a बराबर, डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। और उसके बाद देखिए लास्ट जो हम लेक्चर तैयार करेंगे वो ट्रिक का होगा, और ट्रिक में हम आपको बताएंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू और भी फास्टली कैसे निकालते हैं। बट अभी आप वैसे ही निकालिए जैसे निकाल देते हैं। 2 × -2 -1 3 -5 प्लस हो गया। उसके बाद देखिए प्लस माइनस प्लस कर दीजिए, -1 × अब आपका क्या हो जाएगा, या डायरेक्ट हम कर देते हैं 2 × देखिए इसका गुणा इसमें 10, इसका इसमें माइनस करते हैं, बट ये तो प्लस हो जाएगा। और -1 × ये फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं, ये 1 × -5 आ गया, ये आ जाएगा 0। उसके बाद +1, ये रहेगा हमारा 3 प्लस ये 0 रहेगा। इस तरह से आपका हो गया 13, 13 दूना के 26, और ये आ गया +5 +3, ये कितना हो गया हमारा 31 3 34, नॉट इक्वल 0। इसका मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट है, सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान दें कि इसमें एडजॉइंट मैट्रिक्स की ओर, एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए आपको माइनर निकालना है। देखिए आपको माइनर क्या निकालना है, डायरेक्टली हम A11 ही बताते हैं। आप ये सब चीज़ें सीख चुके हैं कि aij बराबर -1 के पावर i + j × mij, ये बात आप सीख चुके हैं। अब देखिए जब ये सीख चुके हैं तो -1 के पावर 1 + 1 × m11 बोल लेंगे, क्या बोलेंगे m11। अब -1 के पावर 2 × m11 की वैल्यू निकालते हैं। m11 का मतलब होता है कि जो हमारा मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए, जब ये मैट्रिक्स है इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बात करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बात करेंगे। तो ये रहा हमारा -2 -1 3 -5, ठीक है। अब इसकी डिटर्मिनेंट निकालिए, 10 + 3 13 13, फाइनली आ गया, ये हमारे पास 13 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सबका निकाल लें।
या यहाँ पर काम करें कि माइनर ही निकाल लें जल्दी से। देखिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12, -1 के पावर 3 इंटू M12। M12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना है। 1 0 रहा, -1 -5 ये रहा हमारा M12 के नाम से, ठीक है। ये वाला माइनर रहा, तो ये तो हमारा -5 -0 यानी -5, ये कर देंगे -5, ये -1 होगा और ये माइनस है तो ये +5 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे A13, -1 के पावर 1 + 3 इंटू M13, -1 के पावर 4 इंटू M13 का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिएगा। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये छोड़ते हैं 1 - 2 0 3 आ जाएगा ये डायरेक्टली, यानी ये 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं A21, -1 के पावर 2 + 1 M21, ये देखिए -1 के पावर 3 M21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिएगा, तो ये डिटर्मिनेंट 1 1 3 -5 -5 -3 -8, ये रहा हमारा 8। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे A22, -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22, -1 के पावर 4 M22 माने सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिएगा, तो ये डिटर्मिनेंट हुआ 2 1 0 -5 -10 0, यानी -10 = -10। नेक्स्ट बात करेंगे A23, -1 के पावर 2 + 3 M23। अब यहाँ से -1 के पावर 5 इंटू ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़िए, 2 1 0 3 6 आ गया, यानी -6 कहेंगे, ये 6 आया। नेक्स्ट बात करेंगे अब A31, -1 के पावर 3 + 1 इंटू M31, -1 के पावर 4 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, ये हमारा रहा 1 1 -2 -1 -1 + 2 2 मिले 1 घट गया 1 आ गया, यानी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट A32, -1 के पावर 3 + 2 इंटू M32। अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए -1 के पावर 5 इंटू M32 मीन्स थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़िए, तो ये रहा 2 1 और उसके बाद 1 -1, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ना है। अब इसका मान निकालिए, -2 -1, तो ये आया -3, ये खुद माइनस होगा और माइनस होगा तो +3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर A33 का। देखते हैं A33 क्या है हमारा, -1 के पावर 3 + 3 इंटू M33, -1 के पावर 6 इंटू M33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिए। अब बच गया हमारे पास 2 1 1 -2 -4 -1, तो ये -5 फाइनली -5, ठीक है, ये आ गया। इससे हम लोग अब एडजॉइंट मैट्रिक्स तैयार करें। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए बराबर ये जो कोफैक्टर आया है हमारा कितना आया है 13 5 3, नेक्स्ट 8 -10 -6 1 3 -5 का ट्रांसपोज। कितना ट्रांसपोज होगा, तो जो हमारा ये रो फर्स्ट रो है उसको कॉलम में चेंज कर लेंगे, 3 5 3, जो सेकेंड है 8 -10 -6, जो थर्ड है 1 3 -5, ठीक है। ये हमारा रहा एडजॉइंट मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, ये आएगा। अब यहाँ से देखिए 1/डिटर्मिनेंट है,
आया है आपका 1/34 इंटू मैट्रिक्स क्या है 3 13 8 1 5 - 10 3 उसके बाद है 3 - 6 - 5 ये रहा हमारा। अब ए इन्वर्स आ गया। अब देखिए फार्मूला जो हमारे पास ये फार्मूला है कि x बराबर जैसे हम 2 वेरिएबल का बताए थे सेम समझ लीजिएगा कि आपको मेन चीज़ दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए कि 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल यहाँ पे मायने नहीं रखता है कि हमें प्रोसेस आना चाहिए। अब देखिए ये चीज़ें देयरफॉर मैट्रिक्स x क्या है आपका x y z आप यहाँ पर लेट किए हुए हैं। देखिए x बराबर और a इन्वर्स क्या है तो a इन्वर्स आया है 1/34 इंटू मैट्रिक्स है 13 8 1 5 - 10 3 3 - 6 - 5 ही है और इसे लिख दें -5 इंटू मैट्रिक्स बी। देखिए मैट्रिक्स बी यहाँ है 1 3 9 ठीक है। अब इसका आप ये कर दीजिए फाइनली x y z 1/34 ये मल्टीप्लिकेशन कीजिए। देखिए 13 में 1 का करेंगे 13 आएगा, 8 में 3 का करेंगे 8 3 जा 24 ये 1 का 9 से 9 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 का 1 से करेंगे 5 ये करेंगे -30 प्लस 27 3 का 1 से करेंगे 3 रहा -18 -45। अब बताइए यहाँ पर 1/34 इंटू ये कितना आ गया हमारा तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 3 4 7 प्लस 9 ये आ गया हमारा 7 9 कितना हो गया तो ये शायद ये आएगा ना। अच्छा 3 1 4 देखना होगा इसको 24 7 3 यही आ गया ना ठीक है प्लस 9 ऐड कर दीजिए 46 ही आएगा 46 करके आया। अब हम बात करते हैं आगे कि नेक्स्ट में देखिए इसको करते हैं ये -20 का 5 हो गया यानी कि सर 32 में ले ये घट गया 30 ना 2 आ गया सीधा सीधी कहिए और ये कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा 45 18 3 1 5 1 6 ये हो गया उसमें 3 माइनस के 60 ये रहा। अब इस तरह से आप इसका डिवाइड कर लगा दीजिए और डिवाइड लगाकर कंपेयर करके बोल दीजिए कि x इक्वल टू जो होगा वो 46/34 होगा, y इक्वल टू 2/34 होगा, z इक्वल टू -60/34 होगा। इसे कैंसिलेशन करा लीजिए। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। अभी हम इसमें एक क्वेश्चन का और आपको लोग को हिंट कर देते हैं जो आप लोग आसानी से इसको कर सकें। देखते हैं देखिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी आया है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की बात करें कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन 3 kg वेट एंड 2 kg राइस इज। ये कह रहा है कि जैसे अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 11 बताया है ठीक है और उसमें क्या है किसी की बुक में कुछ आंसर होगा किसी की बुक में कुछ भी आंसर होगा बट एज ए आप प्रोसेस पे जाइएगा ठीक है। आपको प्रोसेस ध्यान देना है कि हमको कैसे बनाना है। देखिए एक लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम हमारी कह रही है कि लास्ट क्वेश्चन इसका कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन यानी ये चैप्टर का हमारा जो है एक्सरसाइज हमारा 4.6 ही है और उसी का क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 4 kg प्याज 3 kg वेट गेहूँ और 2 kg राइस यानी चावल का दाम 60 रुपया है।
आप लिख लीजिए ऐसे, देखिए ओनियन, यहाँ तो हम सॉल्यूशन समझाएंगे ना, इसलिए आपको रफ यहाँ करते हैं। ओनियन, वेट और राइस, ये 3 आइटम्स है। पहला टर्म दे रहा है कि 4 kg है, 3 kg है, 2 kg है, और इनका दाम जो दिया है वो कितना है, 60 रुपीज़ है। इक्वेशन नंबर 1 के लिए। इक्वेशन नंबर 2 के लिए बोला है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg यानी 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूँ एंड 6 kg राइस का दाम क्या है, 90 रुपीज़ है। और द कॉस्ट ऑफ, थर्ड इक्वेशन बोल रहा है कि 6 kg, 2 kg एंड 3 kg इक्वल टू इसका कितना है, 70। ये दे रखा है 3 इक्वेशन। तो आप लेट कर लीजिए कि आपको बताना है कि फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच। तो आप लेट कर लीजिए कि लेट दी कॉस्ट ऑफ पर केजी ओनियन, वेट एंड राइस आर X, Y, Z रिस्पेक्टिवली। मान लिए कि ये हमारे पास जो यहाँ पर दे रखा है वह है हमारा पर केजी, माने 1 kg ओनियन का दाम 100 रुपीज़ है। 1 kg वेट का दाम जो है Y रुपीज़ है, और 1 kg राइस का दाम। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से आप क्या कहने वाले हैं, प्रश्न से ये कहने वाले हैं 1 kg ओनियन का दाम 100 रुपीज़ है, तो 4 kg का क्या होगा, फर्स्ट वाले से देखिए 4x + 3y + 2z इक्वल टू 60, बस डायरेक्ट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट के बारे में बात करिए, 2x + 4y + 6z इक्वल टू 90। सेकेंड लास्ट देखिए 6x 2y 3z इक्वल टू 70, ये है। और इसको आपको सोल्व कैसे करना है, बाय मैट्रिक्स मेथड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाय मैट्रिक्स मेथड सोल्व करना है। ये नहीं कि आप यदि अर्थमेटिक पढ़े होंगे या जो कुछ भी 9th क्लास के अंदर वो सब मेथड लगाएंगे, ऐसा नहीं लगाना है आपको। अब ये देखिए ये हमारे पास है, हम इसके लिए बताए क्वेश्चन नंबर 11 में भी, क्वेश्चन नंबर 10 में भी, कि आपको करना क्या है, लेट करना है मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स से आपका लेट हो जाएगा। यहाँ पर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 4 3 2 2 4 6, यानी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का है, इक्वेशन नंबर सेकंड का है, इक्वेशन नंबर थर्ड का 6 2 3। ये रहा x बराबर एक्स वाई जेड एंड मैट्रिक्स B बराबर 60 90 70, ये आ गया। अब आपको एज ए प्रोसेस समझ लेना है, क्या क्या स्टेप हमें दिमाग में बिठाना है। तो पहले दिमाग में बिठाना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये तो निकल जाएगा, ठीक है, खुद से निकालना है, डू यू सेल्फ, स्वयं आपको करनी है। उसके बाद क्या निकालना है, ए इन्वर्स निकालने के लिए 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये भी खुद से निकालिए। इस मैट्रिक्स का तो निकाल सकते हैं। जब ये सारा निकल जाएगा तो x इक्वल टू ए इन्वर्स इनटू बी ऑफ x मीन्स एक्स वाई जेड। यहाँ पर आपका ये जो आएगा, ठीक है, हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि कितना आएगा आपका। देखिए जो डिटर्मिनेंट आएगा वो शायद 50 आएगा,
मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं कि ये 50 आएगा, और ये जो आएगा 1/50 इंटू ये एडजॉइंट मैट्रिक्स जो तैयार होगा ये हो जाएगा आपका 0 -5 6 30 0 20 -20 10 10 रहा, ये आ गया। अब यहाँ पर जो नोट करने वाले हैं 1/50 और ये 0 -5 6 30 0 20 -20 10 10 रहा, इंटू मैट्रिक्स भी क्या है हमारा, तो 60 90 70। मल्टीप्लिकेशन करके फाइनली देख लीजिए XYZ इक्वल टू ये रहा आपका कितना, तो 1/50 फाइनली आ जाएगा -3, ये रहेगा हमारे पास। एक मिनट, कुछ ना कुछ इसके अंदर गड़बड़ी है, आप लोग खुद से कीजिए, ठीक है। इस तरीके का आप ये हम हटा देते हैं। देखिए ये आपको डू यू सेल्फ खुद से करना होगा, और ये भी आप कर लीजिए। अब देखिए ए इनवर्स जितना आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इंटू मैट्रिक्स भी तो आपके पास ही है 60 90 70। रो का कॉलम से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कंपेयर करके x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू, इस बात को ध्यान में रखना है। XYZ का जो मान आएगा वो 0 नहीं आएगा और माइनस नहीं आएगा, इंटीजर नहीं आएगा। अब ये नहीं कि x का मान किसी का आ गया सपोज दैट 3/2, तो 3/2 रुपीज़ नहीं होगी यहाँ पर जो भी रुपीज़ होगी वो इंटीजर में होगी। इसलिए वहाँ पे जो बुक्स में किया गया था वो थोड़ा इंटीजर में था, मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो आप इसको आसानी से यानी अच्छे तरीके से कर लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि क्रेमर्स रूल, व्हाट इज़ क्रेमर रूल, ठीक है। तो ओके।